Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. I hope you all must be fit and fine. Well, students, today we are about to start a new chapter, and this will be our fifth chapter of the syllabus, that is Database Management System, or in short it is termed as DBMS. Well, till now we have completed 4 chapters, that was computer languages and hardware components. Then our second chapter was number system. Then we have done that cyber safety wala chapter, and after that we have done the computer malware. And today we will start our fifth chapter, that is database management system. And in class 7 we will do a introduction of this chapter, and in class 8 we will do some practical or some additional important facts of this chapter. Now let's begin. In this chapter we have to cover the following topics. First we have to understand what is data and what is information. Then next we have to learn what is a database. Then we have to discuss about this term DBMS, that is database management system. Then we have to discuss about the advantages of DBMS, then objects of DBMS or database, and then primary key field. Well, as I've told you earlier in the previous class, in all the slides where you will get this RW, that page is for the writing part. It means in all the pages where you will get this RW written, that will be your writing work of this chapter. And it will be a very short chapter. It means इसको हम लोग आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. सो बी स्पेसिफिक, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, फाइन, जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स का एक रिविजन करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडे, यू हैव 2 वर्क्स. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज हर एक स्लाइड में RW तुम लोगों को लिखा हुआ मिलेगा. और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं, फाइन, ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज यू हैव टू कमेंट डाउन. फाइन, उनको कमेंट करो और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसी पर डिस्कस करेंगे. मैं तुम लोगों के सारे डाउट्स और क्वेरीज पे ही बेस्ड एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन. वेल, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट. मतलब क्या हुआ भाई, कंप्यूटर एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक सिंपल से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज IPO. यहाँ पर क्या होता है भाई, ये इनपुट लेता है यूज़र से, दैट इज I, फिर ये क्या करता है, इस इनपुट को प्रोसेस करता है, दैट इज P, एंड देन इट जनरेट्स द आउटपुट, दैट इज O. तो ये एक सिंपल सी साइकिल पे वर्क करता है, IPO साइकिल पे वर्क करता है ये. और इस साइकिल का काम क्या होता है भाई, बार बार यूज़र से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और एक आउटपुट को जनरेट करना. अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन. अब ये डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, और आखिर ये कैसे इस इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है, चलिए इसको समझते हैं. डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर मीनिंगलेस इन नेचर आर टर्म्ड एज डेटा. अब चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं. हम लोग अपने कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें इनपुट करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हम लोग अपने कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, मोस्टली ये सारी की सारी वैल्यूज़ अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं. मतलब इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. फाइन, जब इस अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज़ को हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके में लिखते हैं, फाइन, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. फाइन, जैसे ही इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तब जाके ये बनता है एक इन्फॉर्मेशन. और जब तक का ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है, तब तक का इसको हम लोग कहते हैं डेटा. फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने तुमसे एक फॉर्म फिल करने को कहा, जिस फॉर्म में कुछ फील्ड्स थी, जैसे कि वहाँ पे एक फील्ड थी नेम, फिर वहाँ पे एक फील्ड्स थी फादर्स नेम, देन देयर वाज अ फील्ड ऑफ मोबाइल नंबर. फाइन, तुमने इन फील्ड्स को फिल करा, तुमने नेम में अपना नेम फिल कर दिया, तुमने फादर्स नेम फिल कर दिया, मोबाइल नंबर एंटर करा. वेल, अभी जो तुम जितनी भी चीज़ें एंटर कर रहे हो, वेदर इट्स योर नेम, योर फादर्स नेम और ये मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, अलग अलग तरह के डेटा आइटम्स हैं. फाइन, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है. मतलब तुम्हारे नेम का इंडिविजुअली कोई एज सच यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ना ही तुम्हारे फादर्स नेम का होगा, ना ही तुम्हारे मोबाइल नंबर का होगा, जब तक का हम लोग इन सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस्ड फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे.
इसके बाद सेकंड आता है टर्म इन्फॉर्मेशन। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब हम लोग अपने डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, देन इट बिकम्स मीनिंगफुल, तब ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है मीनिंगफुल एंड दस टर्म्ड एज इन्फॉर्मेशन, और उसको हम लोग कहते हैं एक इन्फॉर्मेशन। ज़रा समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर, मेरे पास एक नंबर है 23, मेरे पास एक नेम है राम, मेरे पास एक नंबर है 6 और एक, देन सपोज आई हैव अल्फ़ाबेट बी, फाइन। अब ज़रा इस नंबर्स को पढ़ो और ज़रा सोचो ये क्या क्या हो सकता है भाई, ये 23 क्या है, ये राम क्या है, ये 6 क्या है, ये बी क्या है, फाइन। हो सकता है 23 राम की एज हो सकती है, हो सकता है भाई राम जो है ये किसी बच्चे का नाम है या उसके फादर का नाम है, फाइन। हो सकता है भाई ये 6 क्या है, हो सकता है उसकी हाइट हो 6 फीट्स, या फिर उसकी क्लास भी हो सकती है। और ये जो सेक्शन है ये बी क्या है भाई, ये हो सकता है ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई क्लास सेक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से इन सारी वैल्यूज़ को रीड आउट करके समझ नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या शो कर रही हैं। तो जितना भी ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डेटा। और अगर सपोज करो भाई मैं इसको, इस डेटा को, इस अनऑर्गेनाइज डेटा को एक टेबल में स्टोर करूँ, जहाँ पर टेबल्स में मेरे पास कुछ हेडिंग्स थी, फाइन। चलो देखते हैं मेरे पास हेडिंग्स क्या क्या थी। मेरे पास हेडिंग थी यहाँ पर एक रोल नंबर की, नेम की हेडिंग थी, क्लास की हेडिंग थी और सेक्शन की हेडिंग थी। अब जैसे ही मैंने इस डेटा को देखा और जैसे ही मैंने इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करा, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे मुझे ये मिली टेबल, फाइन। जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा था तो प्रोसेसिंग के टाइम पे मुझे मिली ये वाली टेबल, और जैसे ही मैंने टेबल में डेटा को फिल करा तो भाई देखो डेटा मीनिंगफुल बनने वाला है। अब 23 आ गया यहाँ पर आ गया राम, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया बी, फाइन। तो जब हम लोग इसको एंटर कर रहे थे उस टाइम पे ये सिर्फ डेटा था, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस या इसकी कोई भी मीनिंग नहीं थी। बट जैसे ही इसको हम लोगों ने इस टेबल में इनपुट करा और प्रोसेस करना स्टार्ट करा, तो अब देखो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि रोल नंबर 23 है, बच्चे का नाम है राम, क्लास है 6 और सेक्शन है बी, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक का ये डेटा ऐसे ही लिखा हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में, फाइन, इसको हम लोगों ने कंबाइन नहीं करा है, ऑर्गेनाइज नहीं करा है, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, तब तक का ये मीनिंगलेस है और इसको हम लोग तब तक का डेटा कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने इस डेटा को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि प्रॉपरली मैनेज करके लिखते हैं, तब ये बन जाता है हमारे लिए एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। सपोज करो तुम्हारे पास कुछ पेजेस थे, यू हैव सम पेजेस ऑफ अ बुक, तो आपके पास करीबन ऐसे 50 पेजेस हैं, फाइन। हर एक पेज में पेज नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सारे के सारे जो पेजेस हैं ये रैंडम ऑर्डर में रखे हुए हैं। जब तक ये सारे के सारे पेजेस रैंडम ऑर्डर में रखे हुए हैं, मुझे बताओ क्या तुम इस बुक को रीड कर सकते हो? मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, क्या ये बुक जिसके पेजेस रैंडम ऑर्डर में है, तुम्हारे पास ये अलग अलग पेजेस हैं, क्या वो तुम्हारे लिए एक मीनिंगफुल बुक रहेगी? वेल, तुम ऐसी बुक को कभी भी रीड नहीं करना चाहोगे। बट सोचो अगर मैं इसी बुक को ऑर्गेनाइज कर दूं और यहाँ पर मैं इन सारे पेजेस को कलेक्टिवली, फाइन, एक प्रॉपर क्यू में अरेंज कर दूं, जहाँ पे फर्स्ट पेज आगे हो, उसके बाद सेकंड पेज हो, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज हो, फिर मैं इसको बाइंड कर दूं, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगी तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाइन। तो भाई ये एक हम लोगों का सिंपल सा कंसेप्ट था कि लाइक व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। अब यहीं से जुड़ी हुई एक और चीज़ हम लोगों को समझनी है, दैट इज नॉलेज। कोई मुझे बता सकता है नॉलेज क्या होता है? वेल, सोचो और कमेंट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद मेरा आंसर सुनना। वेल, नॉलेज का सिंपल सा मतलब होता है जब भी हम लोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, फाइन, जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वहां से हम लोगों को कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं, वहाँ से हम लोगों को कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं नॉलेज। भाई जैसे कि क्या हुआ, मैंने वो 50 पेजेस को जो कि अनऑर्गेनाइज थे, मैंने उनको ऑर्गेनाइज करा, तो वहाँ से एक बुक बनी। और जब मैंने उस बुक को रीड करा तो मुझे उस बुक से एक स्टोरी सुनने को मिली, मुझे एक स्टोरी पढ़ने को आई, और वो जो मुझे वहाँ से स्टोरी मिली वो मेरे लिए एक वहाँ पे एज अ पीस ऑफ नॉलेज था। या फिर मेरे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे मेरे पास, मैंने पीछे कुछ नंबर्स दिए थे तुम लोगों को, एक ये था राम 23, 6 और बी। जब मैंने उसको प्रॉपरली अरेंज करा तब मुझे पता चला कि भाई ये रोल नंबर है, ये बच्चे का नाम है, ये क्लास है और ये सेक्शन है। तो अब मुझे यहाँ से एक नॉलेज मिल गई भाई। नॉलेज क्या मुझे मिली कि इस नाम का एक बच्चा क्लास 6B में है जिसका कि रोल नंबर 23 है, फाइन। दैट्स वाई ना कंप्यूटर्स, ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो नॉलेज होती है, ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ देखो ज़रा,
इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं भाई। पहले इस वाले को देखते हैं और फिर इस वाले को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, मोस्टली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। फाइन, मोस्टली ये क्या होता है, एक बाइनरी के फॉर्म में होता है, और जब ये खूब सारा बाइनरी का डेटा प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग के पास, तब हम लोगों को वहाँ से मिलता है एक आउटपुट। या फिर हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को प्रोसेस करते हैं, तब वो जनरेट करके देते हैं हम लोगों को एक फाइनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन। और ये जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे थे, ये थे हमारा इनपुट, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है यहाँ से, ये होता है हमारा आउटपुट। आई थिंक यहाँ तक का सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटाबेस की, कि आखिरकार ये डेटाबेस किस चिड़िया का नाम है भाई। तो जब हम लोग अपने डेटा को कलेक्टिवली या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, तो डेटा को कलेक्टिवली स्टोर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट स्पेशल टूल इज डेटाबेस। फाइन, वेल, database is an organized collection of related data values in such a way that they can be used to generate useful information which is necessary for decision making process। मतलब क्या हुआ भाई, डेटाबेस एक कलेक्शन है डेटा का, जहां पर हम लोग बहुत सारे डेटा आइटम्स को कलेक्टिवली स्टोर करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन को फेच कर सकें और बाद में हम लोग इस इंफॉर्मेशन को किसी भी डिसीजन को लेने में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे डेटा आइटम्स थे। फाइन, जब मैंने उसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो भाई मुझे टेबल से मिल गई इन्फॉर्मेशन, और अब मैं उस टेबल का यूज़ कर सकता हूँ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फाइन, अब एक चीज़ याद रखनी है भाई हम लोगों को, जब भी हम लोग डेटाबेसेस को पढ़ेंगे क्लास 8 में या फिर क्लास 10th में या फिर क्लास 11 या क्लास 12th में, तो वहाँ पर हम लोग बनाएंगे टेबल्स को। फाइन, यहाँ पे हम लोग स्पेशल टाइप की डेटाबेस टेबल्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप की एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम लोग उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वेल, अब बारी आती है इस चैप्टर के मेन की डेफिनेशन की, दैट इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आखिरकार ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन यूज्ड टू क्रिएट, store and manipulate the databases। Well, this DBMS is a computer based application। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करने का मतलब वो हम लोग डेटाबेस फाइल को बनाएंगे, उसमें डेटा को स्टोर करेंगे या फिर उसमें रिटन डेटा को चेंज करेंगे। फाइन, अब कुछ मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नेम मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हैं अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंशंस। सो यू हैव टू रीड एंड लर्न बोथ द थिंग्स। तुम लोगों को इन एप्लीकेशंस के नाम इसके एक्सटेंशन के साथ लर्न करने हैं, बिकॉज ये वन वर्ड में, ये ट्रू फॉल्स में, ये तुम लोगों का फिल इन दी ब्लैंक्स या MCQs में, भाई ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और इनके एक्सटेंशंस भी, तो इनको बिल्कुल याद रखना बेटा। वेल, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज MS Access, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे भी। फाइन, MS Access क्या है भाई। MS Access एक तरीके का DBMS सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटाबेस टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और इसका एक्सटेंशन होता है .ACCDB। देन सेकेंड इज OOO बेस। अब ये OOO जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एंड 10th में। फाइन, अब इसका जो फाइल एक्सटेंशन है दैट इज .ODB। इसके बाद नेक्स्ट है MS SQL सर्वर। अब ये जो MS SQL सर्वर है ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। फाइन, और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .MDF या फिर कुछ जगहों पे तुम लोगों को .NDF भी मिलेगा। देन नेक्स्ट इज MySQL। MySQL का फाइल एक्सटेंशन है .SQL। अभी हम लोग इस टर्म SQL के बारे में पढ़ेंगे भी, एक बहुत खास टर्म है। देन Oracle। वेल, Oracle एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फाइन, जितनी भी बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, फिर चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, मैक्सिमम कंपनीज Oracle या फिर MySQL का ही यूज़ करती हैं। और Oracle का फुल फॉर्म है, Oracle का एक्सटेंशन है .DBF। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, दैट इज SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी जो SQL है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक्सटेंशन, ये जो SQL है ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग DBMS कमांड्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग डेटाबेसेस। वेल,
जब भी हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज। इस एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस के लिए कुछ कोड्स लिखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस टेबल्स को मॉडिफाई या मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस इज इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू लर्न। फाइन, मतलब इसको बहुत ही आसानी से कोई भी बनाना सीख सकता है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। ये क्या करता है भाई, ये डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट होना डेटा का। फॉर एग्जांपल, सपोज करो भाई मैं एक टेबल बना रहा था तुम्हारे ही क्लास के बच्चों की, जिसमें मैंने तुम लोगों का रोल नंबर और नेम लिखा हुआ था। जब मैं डेटा को फिल कर रहा था तो क्या हुआ, गलती से मैंने रोल नंबर 5 को रिपीट करा। जैसे ही मैंने रोल नंबर 5 को रिपीट करा और मैंने नेम को एंटर करना स्टार्ट करा, तो भाई डेटाबेस मुझे तुरंत वहाँ पर एक एरर दिखा देगा और वो मुझे डेटा को रिपीट नहीं होने देगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ भाई, मेरी मेहनत बच गई। सपोज़ करो अगर मैं इसको पूरा टाइप करता चला जाता, उसके बाद मैं देखता कि मैंने गलती से एक नेम को रिपीट कर दिया है, तो मुझे पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ती। मतलब मुझे कुछ डेटा को इरेज करके मॉडिफाई करना पड़ता, वहाँ से रोज़ हटानी पड़ती हैं, कॉलम्स को मैनेज करना पड़ता। फाइन, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये क्या करता है, अपने आप ही रिपीटिशन को रिमूव कर देता है, जिससे कि हम लोगों का डेटा प्रॉपरली स्टोर हो सके। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड्स ईजी रिट्रीवल ऑफ डेटा। वेल, डेटाबेस में हम लोग अपने डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस DBMS वाली एप्लीकेशन से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से भी। मार्केट में जितनी भी वेबसाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, तुम लोगों का फेसबुक क्यों ना हो, ट्विटर क्यों ना हो, ये सारी की सारी कंपनीज डेटाबेसेस का यूज़ करती हैं। अभी जो हम लोग के ID पासवर्ड्स होते हैं, फाइन, ये जो हम लोग के मैसेजेस होते हैं, जो हम लोग मैसेजेस टाइप करते हैं, ये सारे के सारे मैसेजेस, ID पासवर्ड्स, हम लोगों की ब्लॉग पोस्ट, सब की सब चीज़ें जाके स्टोर होती हैं डेटाबेसेस के अंदर में। फाइन, और जहाँ से हम लोग एक सिंगल क्लिक के अंदर में अपने डेटा को ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट प्रोवाइड्स ईजी रिट्रीवल ऑफ डेटा। देन नेक्स्ट, रिड्यूसेस डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये क्या करता है भाई, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को ईजिली फेच कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जिससे कि हम लोगों को किसी भी तरीके की डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। वेल, जब भी हम लोग किसी भी डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जनरली इट इज स्टोर्ड विद अ पासवर्ड। तो बिकॉज यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। डेटा का लीक होना या डेटा का लॉस होना बहुत कम हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड नहीं, इन सम केसेस इट ऑल्सो यूज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जहाँ पे जो डेटा है हम लोगों का, उसको कोड करके लिखा जाता है। मतलब तुम एंटर करोगे अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज़ राम, फाइन, बट ये क्या करेगा भाई, ये तुम्हारे राम की जगह पे कुछ और स्टोर करेगा, ये कुछ ऐसा डेटा स्टोर करेगा। फाइन, सपोज को उसने कुछ इस तरह से स्टोर करा है, तो क्या तुम इस पढ़ के इसको एनालाइज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेल, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए रीड करना, बट इसको कोई भी मशीन ईजिली समझ जाएगी, बिकॉज इसको एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर ने लिखा होगा। फाइन, तो यहाँ पे डेटा मोस्टली कोडेड फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे कि हमारा डेटा चोरी अगर हो भी जाए तो भी इसको जो हैकर है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। वेल, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। देन नेक्स्ट, मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी। वेल, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, सपोज करो भाई मैंने अपना एक डेटा एक टेबल में स्टोर कराया, दूसरा डेटा दूसरे टेबल में स्टोर कराया, तीसरा डेटा तीसरे टेबल में स्टोर कराया, तो हम लोग अपनी इन सारी टेबल्स को मर्ज करके भी डेटा को फेच कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो रही है। अब बात करते हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। वेल, in all database applications we have 4 most common objects. These are table, query, forms and reports. So यहाँ पे 4 objects होते हैं, table, queries, forms and reports. First is table. सबसे पहला यहाँ पर आता है table. अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम लोग बात करेंगे DBMS या डेटाबेस की, तो भाई जितने भी DBMS सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सारे के सारे DBMS सॉफ्टवेयर में हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, और वो टेबल्स दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। Tables are the basic components of DBMS. Information in a table is stored in the form of rows and columns. Here, row is termed as record or tuple and columns are termed as fields. अब जितने भी डेटाबेसेस होते हैं, यहाँ पर हम लोगों का डेटा जो है वो टेबल में स्टोर होता है, और टेबल में होती हैं रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे हम लोग रोज को कहते हैं टपल्स या रिकॉर्ड्स और कॉलम्स को कहते हैं
फील्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी भी फील्ड्स यानी कि जितने भी कॉलम्स होंगे हमारी टेबल में, हर एक कॉलम में एक स्पेशल टाइप का ही डेटा या एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही एंटर कर सकते हैं हम लोग। जरा इस वाली टेबल को देखते हैं। इस वाली टेबल में ये जो तुम लोगों को वर्टिकल अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं ना, जहाँ पे ये आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, तो भाई ये जो कंप्लीट एक है, ये हम लोगों का एक कॉलम है। वेराज ये जो वाइट कलर का या फिर ये जो तुम लोगों को ग्रे कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रो। अब इसी रो को हम लोग रिकॉर्ड भी कह सकते हैं या फिर टपल भी कह सकते हैं। और ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग कहते हैं फील्ड। फाइन। अब एक और ज़रा खास चीज़ देखो, यहाँ पर हर एक कॉलम का, फाइन, हर एक कॉलम का एक हेडिंग है, हर एक कॉलम का एक हेड है। फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम की हेडिंग है आईडी, इस वाले कॉलम की हेडिंग है रोल नंबर, नेम, फिर रोल नंबर, ब्रांच, जेंडर, यूज़र नेम एंड फ़ोन नंबर। फाइन। तो जितनी भी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनको हम लोग कहते हैं फील्ड नेम। फाइन। इन हेडिंग्स को हम लोग कहते हैं फील्ड नेम। और हर एक फील्ड नेम का एक स्पेशल टाइप होगा जो कि बताएगा कि किस तरह का डेटा हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी फील्ड का टाइप नंबर है तो भाई तुम उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स टाइप कर पाओगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पाओगे। अगर किसी फील्ड का जो टाइप है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है तो वहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स टाइप कर पाओगे, नंबर नहीं कर पाओगे। बट अगर किसी फील्ड का टाइप टेक्स्ट है तो तुम वहाँ पर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों को टाइप कर सकते हो। फाइन। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको तुम लोग क्लास 8 में डिटेल में पढ़ोगे बेटा। फाइन। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये हैं हम लोगों के कॉलम्स, देन दीज आर द रोज, और ये जो हेडिंग्स लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं फील्ड नेम। और हर एक फील्ड का यहाँ पर अपना एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेरीज की तरफ। अब एक क्वेरीज क्या होती है भाई? जनरली तुम लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। अब क्वेरीज क्या होती है भाई? तुम लोगों के डाउट्स या तुम लोगों के वो क्वेश्चंस जो मोस्टली तुम लोग हम लोगों से पूछना चाहते हो। फाइन। सिमिलरली डेटाबेस में भी क्वेरी होती है। अब क्वेरी क्या होती है भाई? सपोज करो यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी टेबल थी और मुझे इस टेबल में से सारी चीज़ें नहीं चाहिए। फाइन। मुझे इस इतनी बड़ी टेबल में से सिर्फ कुछ ही चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे उस बच्चे का नाम चाहिए जिसका जो डेट ऑफ ईयर है, जो बर्थ ईयर है वो 1985 का है। फाइन। तो इसके लिए क्या होगा भाई? मैं इसके लिए एक स्पेशल क्वेरी का इस्तेमाल करूँगा जिसके थ्रू मैं सिर्फ उसी बच्चे का नाम फेच कर पाऊंगा जिसका ईयर क्या है 1985। या फिर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों की क्लास की एक मार्क्स वाली टेबल बना रहा था जिसमें मैंने सारे बच्चों के नाम, क्लास सेक्शन और मार्क्स स्टोर करे थे, और अब मुझे उस टेबल में से उस बच्चे का नाम चाहिए था जिसने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करा है। फाइन। तो अब उसके लिए मैं जो भी कंडीशंस अपनी टेबल में अप्लाई करूँगा उन कंडीशंस को हम लोग कहते हैं क्वेरी। ओके। So query is one of the most important feature of database. It extracts or retrieves the specific information from one or more tables that satisfy the given criteria. Queries क्या होती है भाई? Query एक स्पेशल टूल है हम लोगों के डेटाबेस का जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में से एक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। फाइन। या फिर कभी कभी हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा टेबल से भी रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। सपोज करो मैंने कहा फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु हैव अ बॉर्न मंथ ऑफ अगस्त। फाइन। जो कि अगस्त के मंथ में पैदा हुए हो। जैसे ही मैंने ये क्वेरीज टेबल पर अप्लाई करी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो नाम मिलेंगे, एक ये पीटर का और दूसरा ये जॉर्ज का। फाइन। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्वेरीज को अप्लाई कर सकते हैं टेबल में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हम लोग को उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग आंसर्स भी मिलेंगे। वेल फॉर नाउ इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको बस समझो और लर्न कर लो अभी। देन नेक्स्ट इज फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? तुम लोगों के पास बहुत सारे फॉर्म्स तुम लोगों ने फिल करेंगे अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल स्कूल में एडमिशन फॉर्म, या फिर जब फीस पे करते हो तो उसके लिए हम लोग फीस स्लिप पे करते हैं, फिल करते हैं। फाइन। वो जो फीस स्लिप है वो भी एक टाइप का फॉर्म है। या फिर अगर किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर हम लोग एक फॉर्म फिल करते हैं। कभी कभी मेडिकल चेकअप के टाइम पे हम लोगों को फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। तो ये फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? फॉर्म्स डेटा को कलेक्ट करने का एक मैनर है। फाइन। फॉर्म्स क्या है? डेटा को कलेक्ट करने का एक तरीका है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार में एक ही इंडिविजुअल के डेटा को फिल करते हैं। अब
दो तरीके के तुम लोगों ने देखा होगा डेटा कलेक्शन के टूल। एक हम लोग के पास होती है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, एक बार में बहुत सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। और दूसरा होता है फॉर्म। फाइन, एक फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा या एक ही पर्सन या मैक्सिमम 2 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे डेटा को एंटर नहीं कर सकता है। वेराज जब हम लोग के पास कोई लिस्ट होती है या कोई टेबल होती है तो लिस्ट या टेबल में बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। फाइन, फॉर्म इज अ डेटाबेस एलिमेंट. It acts as a user interface to enter, edit, view or search the data stored in a single or multiple tables. well, जब भी हम लोगों को टेबल में डेटा को एंटर करना होता है और हम लोग एक एक करके डेटा को एंटर करना चाहते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म्स वाले फीचर का। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हो, वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पबजी और एनी अदर थिंग, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी फील्ड्स आती हैं जो हम लोगों को फिल करनी पड़ती हैं, तो वो भी एक तरीके का फॉर्म होता है। फाइन, तो हम लोग सिमिलर तरीके से डेटाबेस में भी फॉर्म्स बना सकते हैं। और फिर बाद में लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आता है हम लोगों का एक रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या होती है भाई, जैसे तुम लोगों को स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं। फाइन, रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, एक बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होती है ना। तो सिमिलर चीज़ होती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं भाई, रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट द डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। ये जो हम लोगों का डेटा डेटाबेस में स्टोर था, जब उसको प्रिंट करते हैं तो वो जो प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, उस प्रिंटेड फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं रिपोर्ट्स। फाइन, अब यहाँ तक का कि सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट डेफिनेशन पे और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ प्राइमरी की। अभी प्राइमरी की क्या होती है भाई, जरा पहले इस टेबल को देखो। इस टेबल में तुम लोगों को एक खास चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ भाई नेम है, रोल नंबर है, ब्रांच है, जेंडर है, यूज़र नेम है और फ़ोन नंबर है। मुझे सोच के बताना, कमेंट डाउन करना, फाइन, क्लास के बाद भी कर सकते हो, कि इनमें से कौन सी चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग यूनिक होनी चाहिए। अब ज़रा मुझे ये बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं? वेल, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है कि 2 बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 बच्चों के रोल नंबर सेम हो? वेल, 2 बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। फाइन, 2 बच्चों की ब्रांचेस सेम हो सकती हैं, उनका जेंडर सेम हो सकता है। फाइन, उनका यूज़र नेम भी सेम नहीं हो सकता है, और फ़ोन नंबर भी बेटा 2 बच्चों का सेम हो सकता है। मान लो 2 ब्रदर और सिस्टर्स हैं, फाइन, उनका नाम अलग अलग लेकिन मोबाइल नंबर सेम है। फाइन, तो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी यूनिक डेटा आइटम की, तो हम लोग मोस्टली क्या क्या चीज़ें देखते हैं टेबल में? या तो हम लोग रोल नंबर को देखते हैं, टेबल में सीरियल नंबर को देखते हैं, या फिर यूज़र नेम को देख रहे हैं यहाँ पर। फाइन, और अगर हम लोग स्कूल में बात करें तो भाई स्कूल में हम सब लोगों के पास अपना अपना स्कॉलर नंबर होता है। फाइन, या फिर रोल नंबर होता है, या फिर एक एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है। और यही सारी चीज़ें हम लोगों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की तरह वर्क करती हैं। फाइन, अभी जितने भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं हमारी टेबल में, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फील्ड्स। फाइन, अभी जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हमारी टेबल में, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फील्ड। In database, every table should have at least one field that has a unique value. हर एक डेटाबेस में एटलीस्ट एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिक वैल्यूज़ को ही कैरी करे, यानी कि उस पूरे कॉलम में डेटा रिपीट ना हो। जैसे कि अगर हम लोग इस जेंडर वाले कॉलम को देखें भाई, तो यहाँ पर डेटा तो बार बार रिपीट होगा। अगर क्लास में 50 मेल हैं तो भाई वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स के लिए मेल लिखा होगा, मतलब ये बार बार 50 टाइम्स रिपीट हुआ है। बट अगर मैं बात करता हूँ बच्चों के रोल नंबर की, तो भाई हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होगा, मतलब ये डेटा बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेगा और एक हर बच्चे के लिए यूनिक डेटा होगा। फाइन, अब यही जो यूनिक फील्ड है, यही जो यूनिक डेटा वाली फील्ड होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की ऑफ द टेबल। इसी यूनिक फील्ड को हम लोग कहते हैं टेबल की प्राइमरी की। फाइन, वेल, अब ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, इस पूरे कंसेप्ट को तुम लोग क्लास 8 और क्लास 10 में पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ और की टर्म्स आती हैं, बट अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। That's why I'm giving you a gist of this thing. अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। फर्स्ट थिंग, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज। अब ये जो एक प्राइमरी फील्ड होती है, ये कभी भी नल वैल्यूज स्टोर नहीं करती है। नल का मतलब होता है एम्प्टी फील्ड्स, यानी कि खाली। फाइन, तुम लोग कभी भी किसी प्राइमरी फील्ड वाले कॉलम को एम्प्टी यानी कि खाली छोड़ नहीं सकते हो, वहाँ पे डेटा फिल करना ज़रूरी होता है। और ये जो डेटा तुम वहाँ पे फिल कर रहे हो, ये हर एक यूज़र के लिए यूनिक होना चाहिए। तुम किसी भी यूज़र को सेम डेटा नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग फेसबुक में रजिस्टर करते हैं या फिर जब भी हम लोग अपना ईमेल क्रिएट करते हैं, ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो हमसे हमेशा एक यूनिक यूज़र नेम पिक करने को ही क्यों बोलता है? वेल, ऐसा इसलिए है बिकॉज जो हमारा यूज़र नेम है वो फेसबुक की टेबल पे एक प्राइमरी फील्ड बन जाता है।
और हर एक यूज़र का अगर यूज़र नेम यूनिक होगा तो फेसबुक को उस यूज़र को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान बन जाएगा। एंड देन एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईडी। अब ये आईडी क्या है भाई? जब भी हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में और तुम उसमें गलती से ये जो प्राइमरी फील्ड है इसको बनाना भूल जाते हो, तो ये अपने आप से देखो इस तरह की एक आईडी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता है और इस आईडी फील्ड में ये सीरियल नंबर्स को एंटर कर देता है सीक्वेंस में 1 2 3 4 के। फाइन, यहाँ पे सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है बट मोस्टली यहाँ पे सीक्वेंस में ही नंबर्स होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एक डिफ़ॉल्ट फील्ड। फाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों की सारी टेबल्स में प्राइमरी की होती है आईडी। और ये क्वेश्चन नोट्स में भी पूछे, सॉरी शॉर्ट नोट्स में, वन वर्ड्स में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 5 और अपनी नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस करा है कि मैं तुम लोगों के सारे डाउट्स और क्वेरीज को डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए भाई तुम लोगों को छोटा सा काम करना है कि तुम लोगों को अपने सारे के सारे डाउट्स और क्वेरीज कमेंट करना है। फाइन, सो काइंडली कमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई होप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वेल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। अपने घर पे रहो, सेफ रहो, अपने हाथ साफ रखो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, और बिकॉज घर पे रहोगे, फ्री रहोगे तो कम से कम थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल। तुम लोग इस टाइम पे घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। वेल, अब बात करते हैं, जो सबको पता है यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगी तुम्हारे क्लास 7 की प्लेलिस्ट। फाइन, उस प्लेलिस्ट में जाकर तुम लोग सारे चैप्टर्स देख सकते हो। ओवर दिस साइड यू विल गेट द लास्ट क्लास वीडियो, जहाँ पे जो हम लोग की लास्ट क्लास की वीडियो थी वो मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा आ जाता है हम लोग का सब्सक्राइब बटन, जिसको आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा तो उसको इग्नोर कर सकते हो, बट अगर क्लिक नहीं करा हो तो भाई प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर क्लिक करो। और एक और काम करो, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर समझ में आया तो। ओके।